हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे, बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो भाई आज की इस वीडियो में मैं देखने वाला हूँ भौतिक विज्ञान क्लास 12 2025-26 बोर्ड के लिए अपवहन वेग दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए, अपवहन वेग को हम दो तीन नाम से जानते हैं, अपवहन वेग, अनुगमन वेग, अपवाह वेग। लेकिन इसको हम इंग्लिश में केवल ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, केवल और केवल ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन हिंदी नाम इसके बहुत सारे हैं, ठीक ना। अनुगमन वेग, अपवाह वेग और अपवहन वेग, ये तीन नाम जानते हैं। हमने पिछले लेक्चर में अपवहन वेग इसके पार्ट 1 जब हमने किया था, पार्ट 2 ये है, इसका पार्ट 2 है, ठीक। जब हमने इसका पार्ट 1 किया था उसमें हमने अपवहन वेग को पूरा डिटेल में समझा था कि अपवहन वेग क्या होता है। तो चलिए हम थोड़ा सा बता देते हैं अपवहन वेग क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के हम एक चालक लेते हैं, ठीक ना। चालक मतलब हम तार लेते हैं जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक ना। तो चालक है तो हर एक चीज इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है, जैसे हमको पता है। एक चालक है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक ना। तो इलेक्ट्रॉन जब तक चालक उसमें नहीं, मतलब जब तक विद्युत धारा उसमें हम नहीं दे रहे हैं, तब तक चालक में जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे गति करेंगे, कोई इधर गति करेगा, कोई इधर गति करेगा, कोई ऊपर, कोई नीचे, ऐसे। देखिए, आई होप यहाँ पास दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ पास समझाने की कोशिश करता हूँ। एक चालक हमने लिया, ठीक। चालक ऐसा लंबा होता है, इसमें कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन है, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए, ये विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, यानी जब विद्युत धारा इसमें हम नहीं दे रहे हैं, तब ये ऐसे गति करेंगे, कुछ कुछ नीचे की ओर गति करेंगे, कुछ ऊपर की ओर गति करेंगे। इसको बोलते हैं यादृच्छिक गति। यादृच्छिक गति करते हैं, ठीक ना। ये यादृच्छिक गति करते हैं जिसके कारण इनका औसत वेग जो होता है ना, शून्य हो जाता है। जिसके कारण इनका औसत वेग शून्य हो जाता है। और हम जब इसमें विद्युत धारा जो हम प्रवाहित करेंगे, ठीक ना। एक हमने फिर चालक लिया और इसमें हमने विद्युत धारा को प्रवाहित किया, ठीक ना। हमने यहाँ स्विच ऑन किया है, विद्युत धारा जा रही है। जब विद्युत धारा इसमें जा रही है तो ये जो इलेक्ट्रॉन, जितने भी इसमें इलेक्ट्रॉन थे, एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं, ठीक ना। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करते हैं, ठीक ना। तो उसका औसत वेग जो होता है ना, शून्य नहीं होता है। जो उसका औसत वेग होता है ना इलेक्ट्रॉनों का, उसी को हम अपवहन वेग कहते हैं। यही है अपवहन वेग। मैंने पिछले लेक्चर में डिटेल में समझाया, उस लेक्चर को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको भी आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक। और देखिए, हमने यहाँ पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, डेरिवेशन को हमने लिखा है। फर्स्ट लेक्चर है मेरा डेरिवेशन का, तो इस वजह से मैंने लिखा है, क्योंकि मैंने जब इसको ऐसे करके शूट किया था नॉर्मली, तो आधे घंटे लग गए थे। इस कारण से मैंने इसको ज्यादा देर तक किया है। एक सेकंड रुकेगा भैया, भैया पापा कॉल कर रहे हैं, लगा लो, ठीक। तो हमने इसको पूरा शूट किया था इस तरीके से। तो देखिए, अपवहन वेग को हम पूरा डिटेल में हम देखने वाला डेरिवेशन यहाँ। तो हमने एक चालक लिया है, समझते जाइएगा, जो जो मैं बताते जाऊंगा। मेरे पास जगह थोड़ा कम है तो एडजस्ट थोड़ा करिएगा। हमने एक चालक लिया, ठीक ना। इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें हमने विद्युत क्षेत्र प्रवाहित नहीं किया। इसमें हमने विद्युत क्षेत्र प्रवाहित नहीं किया, नहीं विद्युत धारा हमने इसमें नहीं दिया, यानी कि हमने यहाँ पास स्विच को ऑन नहीं किया। तो इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन है, कुछ इधर गति करेंगे, कुछ नीचे की ओर गति करेंगे, कुछ ऊपर की ओर गति करेंगे, इधर उधर गति करेंगे, यानी कि रैंडम मोशन करेंगे, यादृच्छिक गति, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं अंडर गति करना। कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन है ना, सबका जब हम औसत निकालते हैं तो वो जीरो हो जाता है। तो उसी चीज को हमने यहाँ लिखा है, माना विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी कि जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन जो गति कर सकते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग u1, u2, u3 से लेकर un तक है। तो इलेक्ट्रॉनों का विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में औसत वेग। अब देखिए, यहाँ विद्युत क्षेत्र हमने नहीं दिया है, तो इसकी विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग कितना हो जाएगा, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un। u3 से लेकर un तक, यानी n कण हैं, बहुत सारे कण हैं, तो उनको हमने n मान लिया है अपॉन n। जब इसको हम लोग काटेंगे तो एक जीरो हमारा आएगा, औसत वेग जीरो आएगा। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया, ठीक। अब देखिए, ये तो हो गया हमारा रैंडम मोशन, जब हमने विद्युत धारा हमने विद्युत क्षेत्र प्रवाहित नहीं किया तो, ठीक। अब देखिए, इसमें हम विद्युत क्षेत्र प्रवाहित करते हैं, यानी हमने स्विच ऑन किया, विद्युत क्षेत्र या फिर विद्युत धारा हमने प्रवाहित किया, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं विद्युत क्षेत्र को, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, विद्युत क्षेत्र को हम ई से डिनोट करते हैं। अब विद्युत क्षेत्र हमने प्रवाहित जैसे ही किया, ये जो इलेक्ट्रॉनों की गति है, एक निश्चित दिशा में गति होने लगेगी, ठीक। एक निश्चित दिशा में इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे गति करने लगेंगे, ठीक ना। अब इसी गति को हम बोलते हैं अपवहन वेग, इसी गति को हम अपवहन वेग बोलते हैं। लेकिन इन गति का जो जितने, मतलब मान लो 10 इलेक्ट्रॉन अगर एक दिशा में गति कर रहे हैं, ठीक ना, तो 10 इलेक्ट्रॉनों को जोड़कर उनका औसत निकालेंगे ना, तब वो हमारा औसत वेग अपवहन वेग कहलाता है।
मतलब इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग एक निश्चित दिशा में अपवहन वेग कहलाता है। तो ये देखिए, ये हमारा हो गया, जब हमने स्विच ऑन किया तो एक निश्चित दिशा में गति कर रहा है। तो इनका जब हमने स्विच ऑन किया तो अब देखिए क्या होगा। अब चालक के सिरों पर, चालक है इसके सिरों पर हमने विद्युत क्षेत्र ई लगाने पर, विद्युत क्षेत्र ई लगाया, उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन एक बल का अनुभव करेंगे। जाहिर सी बात है, हम उस पे जब तक विद्युत धारा नहीं लगा थी, इधर उधर ऊपर नीचे जिधर मन तिधर गति कर रहे थे। जैसे हमने एक बल लगाया, फोर्स लगाया, तो एक निश्चित दिशा में गति करने लगे। फॉर एग्जाम्पल इसको आप ऐसे समझिए, जब तक हमारे ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाता है, जब तक हम पढ़ते हैं हमारे ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाता कि हाँ बेटा बैठ के पढ़ो, पापा मम्मी जब तक हमें नहीं बोलते हैं, तब तक हमें मन किया तो पढ़े, नहीं मन किया तो हम लोग छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही मम्मी पापा निगरानी करते हैं, मम्मी पापा हमें फोर्स लगाते हैं कि बेटा पढ़ो, तो हमें पढ़ने का नहीं मन रहेगा, फिर भी हम बैठ के पढ़ते हैं, क्योंकि मम्मी पापा देख रहे होते हैं। बस यही रीजन है। तो यहाँ पास जब विद्युत क्षेत्र देख रहा है कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करने लगा, तो उसको एक बल प्रेशर मिला, उस बल को अब देखना है को बल कितना है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, चालक है, ठीक ना, ये चालक है, आई होप दिख रहा होगा, हाँ ये चालक है, ये जो डब्बे जैसे हमने बनाया इसको चालक बनाया है। इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहा है। अब विद्युत क्षेत्र हमने लगाया, यहां से विद्युत क्षेत्र ई लगाया, तो विद्युत क्षेत्र इधर की ओर जाएगा। सॉरी मैं ऊपर में बना देता हूं थोड़ा, विद्युत क्षेत्र इधर की ओर गति करेगा, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन माइनस का होता है, ठीक। अब देखिए, हम इसको बोल सकते हैं विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का औसत वेग 0 होता है। ये तो हमने इसका पॉइंट लिखा है, इसको एमसीक्यू में 1 नंबर का पूछता है, आप इसको इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एमसीक्यू में पूछता है। और इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, इसको भी पूछता है, ठीक। 1 नंबर में एमसीक्यू में नॉर्मली पूछ लेता है। जब मैं इसको लिख कर जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था सेशन को, तब मैंने इस चीज को लिखा था, क्योंकि ये लिख के रिकॉर्ड करने में ना लगभग 50 से 60 मिनट चले जाते हैं समझाने में। तो देखिए, ये कुछ ऐसे होते हैं। तो इसका जो एफ बल का जो अनुभव इलेक्ट्रॉन जो करेगा ना, वो हो जाएगा एफ बल का इलेक्ट्रॉन अनुभव कर रहा है, तो एफ बराबर माइनस का ई, क्योंकि देखो सीधी दिशा हमारी ये है, ऐसे हम जा रहे हैं, और कुछ चीज उल्टी दिशा में आ रही है तो वो माइनस में हो जाती है। जैसे हमने न्यूटन को हमने पढ़ा था क्लास 11th में, ठीक ना, कि 10 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, 10 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, दोनों आपस में क्रॉस होकर 0 हो जाते हैं, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पास ये माइनस का इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है, माइनस में इधर लग रहा है, और जो हमारा विद्युत क्षेत्र है वो हमारा इधर लग रहा है। सॉरी, थोड़ा सुबह भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थोड़ा बोलने में परेशानी हो रहा है, ठीक ना, बिना खाए पिए, तो समझिएगा, ठीक। ये जो हमारा बल है, ये हमारा आ गया F बराबर माइनस का E इंटू कैपिटल E, जहां माइनस E जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश है, हमने यहाँ लिखा हुआ है। उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन एक बल F का अनुभव करेंगे, जो F बराबर माइनस E कैपिटल E, समीकरण 2 इसको हमने माना, ठीक। अब देखिए, जहां F बल है, कौन सा बल है, विद्युत क्षेत्र द्वारा लगाया जाने वाला बल है इलेक्ट्रॉन पे, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन पे जो बल लगा रहा है वो बल है, ठीक। अब देखिए, E जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश ध्यान दीजिएगा, इस चीज को नोट ही कर लीजिएगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक। और E जो है कैपिटल E, वो है विद्युत क्षेत्र है, ठीक ना। विद्युत क्षेत्र है तो तभी ना विद्युत धारा प्रवाहित होगी, सॉरी, विद्युत क्षेत्र तभी ना विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ठीक। अब देखिए, एक बल इस पे लगा, इधर मैं मिटा देता हूं। हाँ, आप लोग ये छोटा छोटा चित्र भी बना सकते हो बीच बीच में, मेरे को जगह नहीं मिला इस वजह से मैंने नहीं बनाया, बस छोटा छोटा चित्र बना लोगे कि ऐसे यहाँ पास विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब आइए देखते हैं, इस बल F, जाहिर सी बात है किसी चीज पे बल लगाओगे तो उसका वेग होगा, बल लगाओगे फोर्स दोगे तो चलेगा, तो जिसके कारण उसका एक वेग होगा। और वेग में भी फोर्स दे दोगे ना, जब एक निश्चित वेग से चलो उसमें भी फोर्स दे दोगे तो त्वरण उसमें उत्पन्न हो जाएगा, ठीक। तो उसी चीज को यहाँ पास हमने लिखा है, इस बल के कारण उत्पन्न त्वरण, किस चीज पे उत्पन्न त्वरण, इलेक्ट्रॉनों पे उत्पन्न त्वरण, ठीक ना। ये बल F के कारण उत्पन्न त्वरण। अब देखिए, हम F बराबर ma डेफिनेशन बोलो या फिर सूत्र बोलो, आप लोग जानते होंगे, F बराबर ma यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, ठीक ना। इस सूत्र से हम लेंगे तो A बराबर F/m। अब A बराबर F/m कैसे हुआ इसको बता देता हूं थोड़ा। F बराबर ma, ठीक ना, तो A का हमको मान निकालना, तो F यहां रहेगा, तो F/m, ठीक। ऐसे ही बना है, समीकरण 3 हमने इसको बना दिया, ठीक।
आई होप दिख रहा होगा, समझ आ रहा होगा, क्योंकि आज मैं बैक कैमरे से शूट कर रहा हूँ और मेरे फेस के ऊपर मत जाइएगा, क्योंकि मैंने फेस को जानबूझकर डार्क रखा है ताकि मेरा स्क्रीन विजिबल हो, यानी बोर्ड जो है, ठीक। तो देखिए इसको हमने ऐसे लिखा, तो एफ बराबर एम ए से ए बराबर एफ अपॉन एम हो गया, ठीक। एफ अपॉन एम हो गया। अब यहाँ पास मान रखेंगे, ठीक ना। समीकरण तीन हमने इसको माना, और समीकरण 3 में हमने 2 के मान को रख दिया। समीकरण 3 में 2 के मान, 2 का मान कहाँ है, ए रहा। एफ बराबर माइनस ई कैपिटल ई, इसके मान को हमने यहाँ रखा ए में, ठीक। तो हमारा ए निकल गया जब मैं इसको रिकॉर्ड करा तब, इस टाइम में मैंने इसको किया था ऐसे, ठीक। ए का मान हमने यहाँ डाला माइनस ई कैपिटल ई अपॉन एम, ये समीकरण 4 हमने निकाल लिया, ठीक। 4 समीकरण को हमने फाइंड कर लिया, अभी और आगे देखना बाकी है, बहुत लंबा डेरिवेशन है, एक चीज बता दे रहा हूं, ठीक। इस त्वरण ए के कारण सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वेग में परिवर्तन होगा। जाहिर सी बात होगा, हम एक डेफिनेशन जाते हैं, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। सबको पता होगा, 9th क्लास में पढ़ा होगा, 9th में नहीं 10th में 11th में पढ़ा होगा, कभी ना कभी तो पढ़ा होगा। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, ठीक। इस त्वरण ए के कारण, ये जो ए है इसके कारण जो वेग, तो इलेक्ट्रॉन का वेग है उसके में जो परिवर्तन हो रहा है, शुरुआत में वेग क्या था, u1 u2 था, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन का। अब उसके वेग में जो परिवर्तन हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम लोग बोल रहे हैं वेग में परिवर्तन हो रहा है इस त्वरण ए के कारण, ठीक ना। समझ आ गया होगा, नहीं आया हो थोड़ा बैक करके देखिएगा, मैं एक बार फिर इसको बता दे रहा हूं। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, और जो त्वरण है, त्वरण के कारण वेग में परिवर्तन होता है, ये बात सत्य है, इसलिए हमने यहाँ लिखा है इस त्वरण ए के कारण सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन, जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं उनके वेग में परिवर्तन होगा, ठीक ना, परिवर्तन होगा। और तब हमने माना मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग, पहले यह था मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग u1 u2 u3 अप टू un से t1 t2 t3 अप टू tn समय में, ठीक, tn समय में v1 v2 v3 अप टू vn हो जाता है। अब समझिएगा इस बात को, अगर आप लोगों ने क्लास 11th में अगर अच्छे से पढ़ा होगा या अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, ऊपर ऊपर पढ़ा होगा, फिर भी इतना बात तो आपको पता होगा, u को, एक सेकेंड, u को हम प्रारंभिक वेग तथा v को हम अंतिम वेग से हम डिनोट करते हैं, ऐसा हम डिनोट करते हैं। तो उसी चीज को हमने लिखा, प्रारंभिक वेग हमारे यहाँ u1 हो गया और t समय पश्चात v2 हो गया, ठीक, v1 हो गया, ठीक। अब गति के प्रथम समीकरण से हमने यहाँ पास 2 एक्सटर्नल, यानी अलग से हमने एक्सटर्नल, यहाँ पास हमने 2 समीकरण यूज किया है। एक पहला तो हमने F बराबर ma यूज कर लिया, और दूसरा चीज हमने क्या कर लिया यूज, v इज इक्वल टू u प्लस at, गति का प्रथम समीकरण, ठीक। अब देखिए v1 बराबर u1 प्लस at1 हमने सारा मान रखा, तथा v2 बराबर u2 प्लस at2 तथा v3 बराबर u3 प्लस at3 और vn बराबर un प्लस atn, हमने ये सब मान रखा, पूरा यहां तक क्लियर होगा, ठीक। अब अपवहन वेग की परिभाषा से, अब हमें अपवहन वेग की परिभाषा है, पता है कि जो चालक रहता है, हमने अभी बताया शुरू में, जो चालक रहता है जब उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, जो गति करते हैं एक निश्चित दिशा में, उनका जो औसत होता है ना, उसको हम अपवहन वेग कहते हैं। तो हमने यहाँ लिखा, अब अपवहन वेग की परिभाषा से हमने कोष्टक में लिख भी दिया है ताकि आपको सरलता से समझ आ जाए आसानी से। इन्हीं वेगों का औसत अपवहन वेग कहलाता है, ठीक। ये जितने भी वेग हैं इनका औसत निकाल देंगे, अपवहन वेग कहला जाएगा। अब देखिए ये vd जो हमने लिखा है ना, vd हमने यहाँ डिफाइन भी किया है, vd हमने क्यों लिखा है, vd यानी d यानी ड्रिफ्ट, v यानी वेलोसिटी, ठीक, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट यानी अपवहन, वेलोसिटी यानी वेग, अपवहन वेग हो गया, ठीक। vd आप वैसे चाहो तो अपवहन वेग पूरा भी लिख सकते हो, ऐसे कोई डाउट नहीं है, लेकिन शॉर्ट्स फॉर्म को ज्यादा, मतलब उसका प्रतीकात्मक चिन्ह को ज्यादा लिखा जाता है, ठीक ना, vd से इसको डिनोट करते हैं। अब देखिए vd बराबर क्या गया, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस अप टू vn तक, ठीक ना। फिर n कण इसमें भी है, प्रारंभ में जैसा था वैसे ही यहाँ पास बना, आई होप समझ आ रहा होगा, वैसे ही यहाँ तक बना। इसको हमने समीकरण 5, इसको हमने समीकरण 5 मान लिया, ठीक ना, इसको हमने समीकरण 5 मान लिया।
अब देखिए इतना हमने कवर कर लिया है। अब एक बार हम इसको रफ करते हैं, फिर इसके आगे के जो डेरिवेशन है उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक, बस 1 मिनट मुझे समय दीजिएगा। हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, तो हमने इस चीज को लिख लिया। अब देखिए हम इसको फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। हमने यहाँ Vd बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn तक हमने लिखा, अपॉन में n लिखा। इसको हमने समीकरण 5 माना, सॉरी हाँ हमने इसको समीकरण 5 माना। अब यहाँ हम समीकरण 5 में मान रखते हैं। ठीक ना, समीकरण 5 में इन सारी जो जो चीजों को मान मांग रहा है ना, V1 का मान मांग रहा है, V1 का हम रखेंगे, V2 का मान मांग रहा है, V2 का रखेंगे। ऐसे हमने मान रखा। V1 का मान है देखिए U1 प्लस AT1, U1 प्लस AT1 यहाँ हमने रखा। V2 का मान हमने रखा U2, सॉरी बोलने थोड़ा तकलीफ हो रहा है, U2 प्लस AT2 हमने रखा, तथा V3 का मान हमने रखा U3 प्लस AT3, तथा Vn का मान हमने लिखा UN प्लस ATN। हमने पूरा मान रखा और n से हमने डिवाइड किया। ठीक, n से हमने डिवाइड किया, उसके बाद हमें ये चीज मिला। आई होप कि आप सॉल्व कर लीजिएगा, फिर भी मैं एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ। और अगर नहीं समझ आएगा तो बता दीजिएगा, मैं इसका पूरा सेशन लेके आ जाऊंगा, जिसमें मैं 1 घंटे में मैं इसको पूरा कवर करूंगा, लेकिन आपको समझ आना चाहिए बस। U1 यहाँ से हमने कॉमन निकाल लिया, U1 U2 U3 प्लस UN को हमने यहाँ से कॉमन निकाला है, प्लस इसमें से हमने A को कॉमन निकाल लिया, A कॉमन निकाल लिया, T1 T2 T3 Tn अंदर बच गया, अपॉन n। जब इसको हम बांटे अलग अलग किए तो यहाँ से n अपॉन में आ गया, n अपॉन में आ गया, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस UN अपॉन n प्लस A इंटू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn अपॉन n, A आ गया। अब देखिए समीकरण 1 हमने देखा था, हमने समीकरण 1 में देखा था कि जब क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनों में जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जाती तो उनका प्रारंभिक वेग जो होता है U1 प्लस U2 जो होता है, जो यादृच्छिक मोशन करते हैं, अंडसंड गति करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। ठीक, मैंने 3 नाम बोल दिया, तीनों नाम को समझिएगा। और जब रैंडम मोशन करते हैं तो उस टाइम उनका समीकरण 1 में हमने समीकरण 1 जब आप देखिए पीछे जिसको आपने नोट किया होगा, समीकरण 1 में शून्य मान होगा, समीकरण 1 में मान शून्य था। ठीक ना, तो समीकरण 1 से शून्य मान को हमने रखा है यहाँ। ठीक, अब देखिए A बराबर T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn अपॉन n, ये जो मान आ गया इसको हम बोलते हैं माध्य विश्रांति काल, इसको हम टाउ से डिनोट करते हैं। ठीक ना, ये जो मान हो गया इसको हम टाउ से डिनोट करते हैं, इसको हम बोलते हैं माध्य विश्रांति काल। माध्य विश्रांति काल, इसको हम बोलते हैं माध्य विश्रांति काल, ये है हुआ गया टाउ। ठीक, अब समझिएगा बात को यहाँ पास पूरी तरीके से। ये टाउ का जो मान निकला, अब माध्य विश्रांति काल होता क्या है? बहुत सारे लोग पूछेंगे भैया माध्य विश्रांति काल क्या होता है। चलिए मैं पहले माध्य विश्रांति काल को मैं बताता हूँ। यहाँ पास दिख रहा है, आई होप दिख रहा हो, ऊपर का मैं मिटाता हूँ, यहाँ पास लिखता हूँ मैं। देखिए कर्नेल होते हैं, कुछ कुछ कर्नेल होते हैं। ठीक ना, जब हम इलेक्ट्रॉन को जब हम प्रेशर देते हैं, यानी जब हम उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, एक चालक है। ठीक, एक चालक है। ठीक ना, चालक है, इसमें हमने विद्युत धारा प्रवाहित किया। चालक को मैं थोड़ा बड़ा बनाऊंगा, नो डाउट इसमें। ठीक ना, मैं ऐसे ही नॉर्मली बना रहा हूं, चालक मैंने एक बनाया, इसमें इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ प्रवाहित हो रहे हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, एक निश्चित दिशा में गति करेंगे। ठीक, अब इसको मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूं, यहाँ पास समझिएगा। ठीक, ये हमारा चालक है बड़ा सा, कोई सा भी लोहे का चालक ले लो, चाहे कोई भी चीज का चालक ले लो। अब इसमें हमने क्या प्रवाहित किया, हमने इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित किया, यानी ई प्रवाहित किया, यानी विद्युत क्षेत्र लगाया, ई प्रवाहित किया, चाहे ई लगाया चाहे आई प्रवाहित किया, दोनों चीज बोल सकते हैं, नो डाउट। ठीक ना, हमने विद्युत क्षेत्र ई लगाया, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं ऐसे गति करेंगे तो यहाँ पास कुछ ना कुछ होता है जिससे टक्कर करता है। ठीक ना, ऐसे एक निश्चित दिशा में गति कर रहे हैं, सॉरी मैं इधर थोड़ा बना दिया। ठीक ना, एक निश्चित दिशा में गति करते हैं। ठीक, ऐसे गति करते हैं, जिस चीज से टकराए ना उसको बोलते हैं कर्नेल। ठीक, एक बार मोशन हुआ जोर से, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आया, हाँ सही बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने सोचा कि मैंने मैग्नेटिक फील्ड बोल दिया, इस वजह से मैं सोचा इलेक्ट्रिक फील्ड जब आता है, विद्युत क्षेत्र जब आता है, तो जोर से जब आता है ना, तो ये जाके ना जो इलेक्ट्रॉन है ना किसी कर्नेल से टक्कर करते हैं, और ये जो कर्नेल से टक्कर के बीच के जो समय होता है ना, टक्कर के बाद जो उनको मतलब समय मिलता है, उसको माध्य विश्रांति काल कहते हैं।
और उसी को हम टाउ से डिनोट करते हैं। यानी कि इसको जो टकराने में जो समय लगा ना, ये जितना भी समय लगा टकराने में, उसको माध्य विश्रांति काल हम कहते हैं। आई होप कि समझ आया होगा। ठीक, इसी को बोलते हैं माध्य विश्रांति काल। ऐसे कोई पूछेगा नहीं आपसे माध्य विश्रांति काल क्या होता है। बस मैं यहाँ से चल रहा हूँ, यहाँ पास पोल खंबा है, पोल खंबा में जाके भिड़ गया, ठीक ना। मैं इलेक्ट्रॉन हूँ, यहाँ पास पोल खंबा रखा हुआ है, ऐसे मैं यहाँ आया, टक्क से मैं इसमें भिड़ गया, ठीक ना। जब मैं उसमें भिड़ा तो उसके भिड़ने के दौरान, यानी जितना देर मुझे भिड़ने में लगा, उसी को हम बोलते हैं माध्य विश्रांति काल। यानी कि जितना देर तक मैं भिड़ने से पहले मैं जितना देर तक रेस्ट कर रहा था या चल रहा था, उसी को बोलते हैं माध्य विश्रांति काल। आई होप कि अब तो समझ आ गया होगा। इससे देसी भाषा में नहीं समझा पाता भाई, ठीक। और नहीं समझ आएगा तो कमेंट करिएगा। नेक्स्ट जब हम इसको लंबा लेंगे ना, तो उसमें हम पूरा डिटेल में समझा देंगे। और मुझे ना रिकॉर्ड करके ना पढ़ाने में थोड़ा दिक्कत होता है, जाहिर सी बात बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ पाता है कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हालांकि मुझे कॉन्फिडेंट है कि हाँ आपको समझ आएगा, लेकिन किसी किसी को नहीं समझ आता है। होते हैं 100-200 में 1-2 बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक, जिनको नहीं समझ आता है। तो मुझे लगता है लाइव पढ़ाना बेटर रहता है, लेकिन लाइव के पास अभी लाइव करने के लिए थोड़ा दिक्कत है। चलिए, हमने यहाँ देखा वीडी कि कर्नेल क्या होता है, माध्य विश्रांति काल क्या होता है, हमने समझ लिया। टाउ से इसको डिनोट करते हैं, ठीक। अब देखिएगा, ये जो टाउ है, इसको हमने टाउ से डिनोट किया, तो ये हो गया हमारा ए टाउ। अब आप पूछोगे ए कहां से आया, ए कहां से आया, ठीक ना। आपके माइंड में भी ख्याल आया होगा, ए कहां से आया। मेरे से थोड़ा गलती हुआ है, ये देखो ए नहीं होता है, ये बस इतना ही होता है T1 प्लस, क्योंकि हम समय की बात कर रहे हैं ना, जो टकराने में जो समय लगा एन कणों को, उसको हम माध्य विश्रांति काल। ए हो गया, टाउ ए हो गया। आई होप क्लियर होगा। ए टाउ का मान हो गया। अब देखिए, टाउ का मान हमने देख लिया। अब हम यहां से देखेंगे कुछ और बातों को। हम समीकरण 3 हमने पढ़ा था, ए का मान जहां भी हमने पढ़ा था, ए का मान हमने कहां पढ़ा था, समीकरण 4 में हमने पढ़ा है। समीकरण 4 से ए के मान को रखने पर, यहां आप 4 के मान को रखेंगे। इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं, VD बराबर ए टाउ, ठीक। अब यहां लिखेंगे, अब यहां हम नीचे लिख रहे हैं, चूंकि समीकरण 4 से ए के मान को समीकरण 6 में रखने पर, इसको हम समीकरण 6 बोल देते हैं, ठीक ना। समीकरण 6 में रखने पर, ठीक। मैं थोड़ा छोटा लिखता हूं, शायद दिख ना रहा हो तो समझिएगा थोड़ा। और मैं एक चीज बता रहा हूँ, क्लियर, एकदम क्लियर विजिबल क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पास भी लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है और यहाँ पास भी लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसको मैं पूरा कोशिश करूंगा जल्दी सुधार करूं, लेकिन 1-2 क्लास तक मैनेज करिए आप लोग, ठीक। अब समीकरण 6 में रखेंगे, ठीक है। समीकरण 6 ये हो गया, इसमें हम मान रखेंगे समीकरण 4 के। समीकरण 4 का मान क्या है, ए बराबर माइनस ई, कैपिटल ई अपॉन एम। तो हम यहां रखेंगे VD बराबर माइनस का ई, कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ। ये हो गया हमारा अपवहन वेग का सूत्र, ठीक। ये हो गया हमारा अपवहन वेग का सूत्र, VD बराबर माइनस ई, कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ, ठीक। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो इसे अपने एक दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करिएगा, और एक प्यार से कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। आई होप मैं गैस कर पा रहा हूँ कि 20-25 मिनट क्लासेस के हो गए होंगे, ठीक ना। तो एक प्यार से कमेंट जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर पसंद आए तो एक लाइक भी करते जाइएगा। और हाँ, आप लोग ये भी कमेंट करिएगा क्या मैं लाइव पढ़ाऊँ, क्योंकि मुझे ऐसे पढ़ाने में थोड़ा अपवर्ड फील होता है, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ पाता है कि आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं आगे वाले को। तो अगर लाइव बोलिएगा तो लाइव बेटर रहता है, हमेशा के लिए लाइव बेटर रहता है, क्योंकि आप उसमें मुझे इंटरेक्ट हम एक दूसरे को कर पाते हैं अच्छी तरीके से। तो बिना इंटरेक्शन के ना पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती है मेरे से, मैं नहीं कर पाता हूँ, या फिर मैं नहीं पढ़ा भी नहीं पाता हूँ। क्योंकि जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ तो मेरे बच्चे मेरे सामने होते हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स होते हैं मेरे सामने होते हैं सॉरी, मेरे जो स्टूडेंट्स होते हैं मेरे सामने होते हैं, तो उनको मैं बेहतर तरीके से मैं उनको समझ पाता हूँ कि हाँ मेरे बच्चे को समझ आया कि नहीं आया, सामने वाले मेरे स्टूडेंट्स को समझ आया कि नहीं आया, तो बेटर रहता है। तो इस वजह से लाइव अगर बेटर है तो आप लोग बताइएगा लाइव लिया जाए। लेकिन हाँ, लाइव में हम एक एक चीज को अच्छे से समझ पाएंगे, थोड़ा लंबे सेशन होंगे, 50 मिनट तक के हम एक सेशन को करने की कोशिश करेंगे। और बाकी अभी तो थोड़ा हमारे पास इशू है, नेटवर्क का, डेटा का इशू है, इस वजह से क्लासेस 1-1.5 घंटे की क्लासेस करना पॉसिबल नहीं है। और बाकी आप लोग कमेंट करिएगा एक प्यार सा, बाकी
जय हिंद जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। और हाँ, बायोलॉजी का भी ओरिएंटेशन सेशन आ चुका है, जाकर देख लीजिएगा क्लास 12 के लिए। बहुत ही बेहतरीन सेशन है, जिसमें मैंने पूरी बुक को एक ही लेक्चर में मैंने प्रोवाइड करा है। बेसिक मतलब उसका पूरा जानकारी मैंने दिया है 10 से 15 मिनट के भीतर में। तो उसको भी देखिएगा, वहां भी एक कमेंट करिएगा, यहाँ भी एक प्यारे से कमेंट करिएगा, और अगर अच्छा लगे सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।